नमस्कार। क्या आपको लगता है कि आपकी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है? और अगर चल रहा है तो कोर्ट में इसको प्रमाणित कैसे करें? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अभी तक के जो जजमेंट्स हैं, जो एनालिसिस है, उसमें अगर आपने यह भी फुटेज उपलब्ध करा दी कि वो गैर मर्द के साथ होटल में प्रवेश कर रही है, तो उसको भी एविडेंस गलत संबंध होने का नहीं माना जाता था। तो ऐसी हालत में आया है एक हिस्टोरिक जजमेंट जो आपको यह ताकत देता है कि अब बीवी के अफेयर को प्रूव करने के लिए डाइवोर्स केस में व्हाट्सएप चैट भी एविडेंस माना जाएगा। एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जब बात हुई हस्बैंड के और बीवी के प्राइवेसी राइट्स के बीच, जो जीता फेयर ट्रायल। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और आपका लीगल दोस्त यूट्यूब के कानूनी चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिसीजन की जो प्राइवेसी और जस्टिस के बीच जो बहुत पतली सी लाइन है, थिन लाइन है, उसको रीडिफाइन करता है। जैसा कि मैंने प्रस्तावना में बता दिया कि जो कानून है वो राइट ऑफ प्राइवेसी को बहुत अहमियत देता है। ऐसी स्थिति में चाहे आपकी बीवी हो, उसके फोन का चैट मॉनिटर करना और गलत है, बिकॉज वो उसके राइट ऑफ प्राइवेसी का विषय आ जाता है वहां पर। और फिर मॉनिटर भी किया तो उसको बतौर सबूत कोर्ट में डाइवोर्स के मुकदमे में एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर्स प्रूव करने के लिए लेकर आना बहुत बड़ी चुनौती होती थी। लेकिन इस केस ने चीजों को स्पष्ट किया है। आइए समझते हैं पूरे वाकया को पॉइंट वाइज। और शायद ऐसा सोनम केस को देखते हुए यह जरूरी भी हो गया था। बीवी का व्हाट्सएप चैट बट बिना उसके परमिशन के ले लिए, क्या वो एविडेंस हो सकता है? यही बेसिक सवाल एमपी हाई कोर्ट के सामने था इस केस में। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक जजमेंट दिया जो हर शादीशुदा इंसान, लॉयर और डिजिटल यूजर के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। तो केस का फैक्ट्स क्या है? केस का फैक्ट्स है कि मैरिज दिसंबर 1, 2016। अगले ही साल बच्चा हो जाता है, डॉटर बॉर्न अक्टूबर 2017। और तीसरे साल अर्थात 2018 में पति पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल करता है, साइटिंग क्रूएल्टी एंड एडल्ट्री। गैर शादी के बेहतर संबंध और क्रूरता, ये दो ग्राउंड्स हैं। हस्बैंड फाइल फॉर डाइवोर्स इन 2018 ऑन 2 counts, दैट इज साइटिंग क्रूएलिटी एंड एडल्ट्री। एविडेंस, अब कोर्ट कहता है सबूत क्या है? आपने आरोप तो लगा दिया। तो एविडेंस में व्हाट्सएप चैट विथ ए थर्ड पर्सन एक्सेस्ड वाया ए सीक्रेट इंस्टॉल्ड ऐप ऑन हर फोन। अब यहाँ पे एक बात और समझने की है कि देखिए, आप जिस व्हाट्सएप चैट को सुरक्षित समझते हैं वह सुरक्षित नहीं है। आपके फोन में एक थर्ड पार्टी ऐप डाल करके मैं आपका सारा का सारा चैट हैक कर सकता हूँ। तो चाहे ये डाइवोर्स का मुकदमा हो, चाहे किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी यह काम कर सकती है एविडेंस जुटाने के लिए, या फिर व्यापारी आपके जो मित्र हैं या जो राइवल्स हैं वह भी यह काम आपके साथ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, व्हाट्सएप चैट को संभाल कर रखिए, अपने फ़ोन को संभाल करके रखिए और समय समय पर चेक करते रहिए और कराते रहिए। व्हाट्सएप इज़ नॉट 100% सेफ। ठीक है। अब यह जो ऐप है जो यहाँ पर पति ने इस्तेमाल किया था, वो बिना पत्नी की मर्जी के और बिना उसकी जानकारी के उसके फोन में
इंस्टॉल्ड कर दिया। अब वहां से क्या होता है कि जितने चैट्स वाइफ के फोन पे आए वो सब के सब हस्बैंड के डिवाइस पे ऑटो फॉरवर्ड होते चले गए। समझा गेम आपने? व्हाट्सएप के बारे में भी बिना कहे आपको बता दिया मैंने। अब अप्रैल 2024 में मध्य प्रदेश कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने जब यह फैमिली कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया तो इस चैट को एविडेंस मान लिया और इसमें जो वार्तालाप थर्ड पर्सन के साथ इस पिटिशनर के वाइफ की हुई थी वह एडल्ट्री प्रूव करती थी। एंड वंस एडल्ट्री वाज प्रूव्ड देन व्हाट हैपेंस, क्रुएल्टी अपने आप प्रूव हो जाती है। उससे पति को मानसिक यातना पहुंची और एडल्ट्री के आधार पर अगर डाइवोर्स ग्रांट हो रहा है तो आप एलिमनी देने से भी बच जाते हैं। तो साहब यहां यह भी हो गया। अब वाइफ ने इस फैमिली कोर्ट के निर्णय को चैलेंज कर दिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, जहां उसने 2 काउंट रखे, 2 ग्राउंड लिए। नंबर 1, प्राइवेसी वायलेशन अंडर आर्टिकल 21। उसने कहा कि मेरे प्राइवेसी का हनन हुआ है, मेरे आर्टिकल 21 के तहत जो राइट्स हैं उसका वायलेशन हुआ है। एंड सेकंड, उसने जो आर्गुमेंट लिया वह यह था इलीगल, इस तरह से मेरा एविडेंस निकालना, मेरे फोन को मॉनिटर करना, उसमें ऐप लगाना थर्ड पार्टी, ये सब के सब इलीगल है अंडर आईटी सेक्शन 43, 66 एंड 72। अब आर्गुमेंट चला दोनों के बीच में। तो जो वाइफ का आर्गुमेंट था वो था कि आर्टिकल 21 के तहत privacy is my fundamental right and nobody can take it away, be it my husband, be it the court of the India. Second, husband himself is guilty. Husband ने एक अपराध किया है by putting this surveillance app in my phone and by doing a surveillance against me. So husband तो खुद ही guilty है, वो तो खुद ही अपराधी है। ये वाइफ का तर्क था। तीसरा कि इस तरह से बिना परमिशन के, बिना कंसेंट के लीगल तरीके से जुटाए गए साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। एविडेंस इज इनएडमिसिबल इन इंडियन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, ऐसा वाइफ ने कहा। अब हस्बैंड का क्या आर्गुमेंट था? हस्बैंड ने कहा कि देखिए, अगर राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है तो फेयर ट्रायल भी मेरा फंडामेंटल राइट है। आई एम एंटाइटल्ड टू ए फेयर ट्रायल, मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे ट्रायल का अधिकार है। अब जहां तक इंडियन एविडेंस के एक्ट के तहत इन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को माना जाना है, नहीं माना जाना है, एडमिट करना है, नहीं करना है, उसके जवाब में हस्बैंड ने कहा फैमिली कोर्ट का जो सेक्शन 14 है वो रिलैक्स्ड एडमिसिबिलिटी की परमिशन देता है, वहां पे छूट का प्रावधान है, इसलिए मेरे ये चैट्स बतौर सबूत एडमिसिबल माने जाएंगे। तीसरा जो तर्क था वो हस्बैंड ने दिया वो यह था द रिलेवेंस ऑफ एविडेंस है, एविडेंस की महत्ता है, न कि वो किस तरीके से प्राप्त किए गए या कलेक्ट किए गए। The relevance is of evidence, not of method of collection. So he is saying method may be questionable. What wife is saying is right. That this all has been gathered in a illegal means. But that is not the subject matter here. The subject matter here is this evidence true or not true? Is it proving the crime or not? तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया और वह इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि देखिए, राइट टू प्राइवेसी तो है लेकिन इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट। व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू फेयर ट्रायल, देन द लेटर विल प्रिवेल अपॉन द फॉर्मर। Right to privacy is not absolute. It can yield to right to fair trial. So here the husband is asking for fair trial. So in the interest of the justice, the right to privacy has to yield, has to go.
The right to fair trial will get dominance over right to privacy under Article 21 of the Indian Constitution. ये मध्य प्रदेश कोर्ट ने कहा. जो लोग कानून को समझते हैं वो समझेंगे ये बहुत बड़ी बात है, ये हिस्टोरिकल बात है. तारीख मेकिंग करने वाली एक जजमेंट आ गई साहब कि राइट टू प्राइवेसी हैज टू यील्ड टू राइट टू फेयर ट्रायल. अब इसके रिपरकशंस क्या होंगे दूसरे क्रिमिनल केसेस में, वी हैव टू वेट एंड सी. अंडर सेक्शन जो दूसरा तर्क था उसके बारे में जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा वह ये कहा कि अंडर सेक्शन 14 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट, any evidence, please note it down, this is also very important and significant, that any evidence that helps the court to resolve the case can be admitted. Forget how it was collected, even if it is otherwise inadmissible under Indian Evidence Act. मतलब यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट को दरकिनार करते हुए अगर कोर्ट के अपने डिस्क्रिप्शन में उसके सामने कुछ ऐसे सबूत आए हैं जो उसको सही फैसला लेने तक हेल्प कर सकते हैं, पहुंचने तक मदद कर सकते हैं, तो इंडियन एविडेंस एक्ट को दरकिनार करके उन सबूतों पे कोर्ट विचार कर सकती है. बहुत बड़ी बात. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोर्ट ने कहा रिलेवेंस इज द टेस्ट. जो सबूत पेश किए गए हैं वो रिलेवेंट है कि नहीं, उसका केस से क्या संबंध है, वो जस्टिस तक पहुंचने में क्या मदद करते हैं, is the basis and should be basis, not the source of the evidence. और यहां पे रास्ता खोल दिया कोर्ट ने थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का बिटवीन डिस्प्यूट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. मतलब जासूसी संस्थाएं का उपयोग अब यहां पे हो सकता है हस्बैंड के खिलाफ भी एविडेंस इकट्ठा करने के लिए और वाइफ के खिलाफ भी एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि अब सोर्स क्वेश्चनेबल नहीं रहा, रिलेवेंसी मैटर करेगा. सो आई होप दिस विल सी द राइज ऑफ यूज ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज नाउ इन ए वेरी प्राइवेट अफेयर्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ who are in courts or who are planning to go to courts when it comes to adoption, when it comes to child rights, or when it comes to divorce. तो साहब, no blanket protection to privacy if the other party is seeking justice. Justice के नाम में प्राइवेसी को कुर्बानी दी जा सकती है, but yes, obtaining such evidence does not absolve husband from legal consequences. देखिए एक लाइन भी कोर्ट ने लिख दी, इसका मतलब ये ब्लैंकेट छूट नहीं दे दी कि हस्बैंड लोग या वाइफ लोग जो मर्जी आए वो करें. उन्होंने कहा यहां पे तो फैसला लेने में उस एविडेंस को मैं यूज कर लूंगा, लेकिन जो तरीके, जो तारीखें, जो इबारतें इस्तेमाल की गई हैं या की जाएंगी एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, अगर वह इलीगल हुआ तो हस्बैंड या वाइफ के खिलाफ उसके जो भी कानूनी परिणाम या दुष्परिणाम होंगे, वो बनेंगे. और यहां पर भी द कोर्ट ओपन द डोर for the wife to take recourse under various civil and criminal remedies. बोले यहां पर मैं डाइवोर्स के लिए इसको मान रहा हूं, लेकिन वाइफ को यह छूट है कि वो अपने हस्बैंड के खिलाफ जो भी सिविल या क्रिमिनल धाराओं में अपराध बनता है वो चाहें तो उसमें कार्रवाई की मांग कर सकती हैं. ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लाइन है, असर्टिव लाइन है, ध्यान रखिएगा. अब साहब इस फैसले का इम्पैक्ट या प्रेसिडेंट क्या होने जा रहा है डाइवोर्स कानून में, फैमिली लॉ में. तो सबसे पहले जो रूल बुक है हमारा डाइवोर्स का और डिजिटल प्राइवेसी का इन मैट्रिमोनियल केसेस, दैट हैज बीन चेंज्ड, दैट हैज बीन रीरिटन.
So this very judgment rewrites the rule book of digital privacy in matrimonial cases. है ना historical? Second thing, it gives more power to aggrieved spouses, irrespective of male or female, to bring out hidden truth. Now, husband or spouse is more powerful to bring out hidden truth. So here, the ends of justice gets important rather than the means to reach to the justice. Third, but this has also opened, as I told you, it will see the rise of use of third-party surveillance app and private detective agencies in a very private matrimonial affair of a family. But it is hard, but it is true that it opens the Pandora's box for digital surveillance, misuse and unethical spying. अब पति भी पत्नी पे जासूसी करवा सकेगा और पत्नी भी पति पे जासूसी करवा सकेगी. जासूस लोगों का धंधा फलने फूलने वाला है. तो साहब, एविडेंस लाइक चैट्स, ईमेल्स, फोटोज जो कल तक आप दाखिल नहीं कर सकते थे आर नाउ एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन डाइवोर्स मैटर, प्रोवाइडेड they are relevant. Second, they are authenticated with section 63 BSA भारतीय नागरिक आचार संहिता. BSA का सर्टिफिकेट लगा के आप उनको एज एन एविडेंस कोर्ट में ला सकते हैं. ऑफ कोर्स, थर्ड पॉइंट, इट शुड नॉट बी टेम्पर्ड. एंड फोर्थ, द पार्टी शुड बी रेडी टू सबमिट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द क्रॉस एग्जामिनेशन. तो सोच कर देखिए इस फैसले के बाद कि क्या आपका पार्टनर कहीं आपका चैट मॉनिटर तो नहीं कर रहा है. Just in case, I don't know, I'm just causing the panic button, warning button, कि क्या आपका पार्टनर आपकी चैट मॉनिटर तो नहीं कर रहा है या करने वाला तो नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद. खैर, जो भी स्थिति हो बताइएगा कमेंट करके. दूसरी बात, क्या यह फेयर ट्रायल है जिसके लिए राइट टू प्राइवेसी को तिलांजलि दी गई, या डिजिटल स्पाइंग का कोर्ट के द्वारा दिया गया नया लीगल लाइसेंस है? सोचना आपको है, कमेंट करना आपको है. बताइएगा, इज इट फेयर ट्रायल और इज इट परमिशन फॉर डिजिटल स्पाइंग इन लीगल वे नाउ? दिस इज जस्ट नॉट अबाउट व्हाट्सएप, इट्स अबाउट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप and the limits of surveillance. हाई कोर्ट ने बोला कोर्ट एविडेंस एडमिट करेगा, पर यूज करे या ना करे यह कोर्ट का अपना राइट है, यह कोर्ट का अपना डिस्क्रिशन है. प्राइवेसी राइट्स doesn't give you 100% sealed to hide adultery. एडल्ट्री को छुपाने के लिए प्राइवेसी राइट्स के तहत आपको अधिकार नहीं मिल जाएगा. If you ask me as a Supreme Court advocate, my take on this judgment, then I will say this, ये दो धाड़ी तलवार है. This very judgment walks a razor edge. एक तरफ affords the right to fair trial, दूसरी तरफ it allows flexibility in complex family matters, but it also creates a gray zone for misuse or abuse of privacy's law in India. But practically day-to-day life में what it translates to, one, give evidence, but don't take it for the guarantee that it is going to be accepted automatically. Second,
Authenticate everything legally. Third, if you feel that somebody is spying on you, if you feel that you are the one being victim of a spying, file civil, criminal case for breach of privacy under IT Act plus BNS Act. If you think that you are in a toxic marriage and have evidence of affair or cruelty, yes, take it from me, now you can use chats, pictures, digital proofs, but caution, always consult your lawyer before using questionable obtained evidence. Remember, Section 14 of the Family Court Act gives you a window. Article 21 can't be sealed for wrongdoers. Evidence is allowed if it ensures justice, but just not for a spectacle. Like, share, subscribe. Comment your thoughts. Fair trial versus privacy, who wins? DM me Divorce Law if you need any further clarification or information about this case or divorce law in general. I am Dr. Ajay Kumar Pandey, Supreme Court of Advocate, bringing you truth, law and justice unfiltered. Till next time, Jai Hind.